हेलो फ्रेंड्स, स्टडी टिप्स विद संजय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, 1 फरवरी को भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा भारत का बजट पेश किया गया। यह बजट था वित्त वर्ष 2022-23 के लिए और मेरा यह वीडियो इस बजट पर ही आधारित है, बल्कि इस बजट के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए गए हैं और जिसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। हालांकि बजट पे बहुत सारे प्रश्न आ चुके होंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन सबका अपना अपना एक अलग अप्रोच होता है। मैंने इस बजट पर आधारित 50 प्रश्न बनाए हैं, जिनमें शुरू में तो कुछ प्रश्न ट्रेडिशनल हैं जिनसे शायद आप वाकिफ हो, लेकिन बाद के प्रश्न पूरी तरह से 2022-23 के बजट पर ही आधारित है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और यह देखने की कोशिश करें कि ये प्रश्न कहाँ तक आपको लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कौन कौन से प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, भारत में बजट पहली बार कब पेश किया गया था? 7 अप्रैल 1858, 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1862 और 7 अप्रैल 1670। इसका उत्तर है बी, 7 अप्रैल 1860, 1860। भारत में पहली बार 7 अप्रैल 1860 को बजट पेश किया गया था। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था। नेक्स्ट, भारत में बजट पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया? ए जेम्स विल्सन, बी पामस्टन, सी जेम्स द्वितीय और डी षणमुगम शेट्टी। इसका उत्तर है ए जेम्स विल्सन। स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था, जैसा मैंने अभी पहले प्रश्न में बताया था। दोनों में अंतर यह था, पहले प्रश्न में पूछा गया था भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया, और दूसरा प्रश्न है पहली बार बजट किसके द्वारा पेश किया गया। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। उस समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी श्री बलदेव सिंह, सी षणमुगम शेट्टी और डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर है सी, षणमुगम शेट्टी। अर्थात जब स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को, तो उस समय भारत के वित्त मंत्री थे षणमुगम शेट्टी। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में सबसे लंबा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया? ए मनमोहन सिंह, बी पी चिदम्बरम, सी निर्मला सीतारमण और डी राजीव गांधी। इसका उत्तर है सी, निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक का सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट, देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ए पी चिदम्बरम, बी मोरारजी देसाई, सी प्रणब मुखर्जी और डी यशवंत सिंह। इसका उत्तर है बी, मोरारजी देसाई। देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने 1962-69 के दौरान 1962 से 69 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए थे। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में सबसे छोटा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया था? स्वतंत्र भारत में सबसे छोटा बजट भाषण किस वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया था? ए यशवंत सिन्हा, बी प्रणब मुखर्जी, सी निर्मला सीतारमण और डी हीरूभाई मूलजी भाई पटेल। इसका उत्तर है डी, हीरूभाई मूलजी भाई पटेल। सबसे छोटा बजट भाषण तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मूलजी भाई पटेल ने 1977 में दिया था। उन्होंने सिर्फ 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। नेक्स्ट, देश में पहली बार पेपरलेस बजट कब पेश किया गया? ए 1920, बी 2020-21, सी 2021-22 और डी 2022-23। इसका उत्तर है सी, 2021-22 में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया था और देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान 2021-22 के लिए पेपरलेस बजट पेश किया गया था। और वो उस समय वित्त मंत्री थी हमारी वित्त मंत्री वर्तमान में जो है निर्मला सीतारमण। 2019 में सीतारमण
इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी थी जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिए बजट पेश किया था। कहने का मतलब ये कि इंदिरा गांधी ने 1970-71 के समय बजट पेश किया था और निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में हमारे देश की वित्त मंत्री हैं, उन्होंने देश का पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। कब? 2021-22। किस वर्ष तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए जाते थे? 2016, 2017, 2018 और 2019। इसका उत्तर है 2016। यह प्रश्न ध्यान देने लायक है क्योंकि कई बार प्रश्न को न पढ़ पाने के कारण परेशानी हो जाती है। प्रश्न यहाँ यह है कि किस वर्ष तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए जाते थे, अर्थात दोनों एक साथ पेश किया गया, लेकिन वो कब शुरू हुआ यह नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि पूछा जा रहा है कि जिस वर्ष पुनः दोनों को एक साथ करके एक साथ बजट पेश किया गया जिसमें रेल बजट भी शामिल था, तो वह वर्ष तो कुछ और था, लेकिन किस वर्ष तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग पेश किए जाते थे? तो इसका उत्तर ए है 2016, क्योंकि 2017 में 92 साल तक रेल बजट अलग से पेश किए जाने के बाद 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर एक साथ पेश किया गया और अब सिर्फ एक ही बजट ही पेश किया जाता है। नेक्स्ट, किस वित्त वर्ष के बजट को काला बजट कहा गया था? क्योंकि उस वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 550 करोड़ था और यह वह समय था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। ए 1972-73, बी 1973-74, सी 1991-92 और डी 2019-20। इसका उत्तर है बी, सन 1973-74। इंदिरा गांधी सरकार में यशवंतराव बी चौहान द्वारा प्रस्तुत 1973-74 के बजट को काला बजट कहा गया था क्योंकि उस वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटा 550 करोड़ था। यह वह समय था जब भारत गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था। नेक्स्ट, भारत का आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? चालू वित्त वर्ष अर्थात 2021-22, क्योंकि 31 मार्च तक तो चालू वित्त वर्ष है, 1 अप्रैल से 2022-23 वित्त वर्ष शुरू हो जाएगा। तो यहाँ प्रश्न चालू वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया इस बजट में? तो ए 9.2%, बी 8.2%, सी 8 to 8.5% और डी 8%। इसका उत्तर है 9.2%। कहने का मतलब ये कि 2021-22 में जो चालू वित्त वर्ष है, भारत का आर्थिक विकास दर 9.2% रहने का अनुमान किया गया है। भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। नेक्स्ट, भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसके साथ ही हमारा देश अब अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जो भारत अर्थात इंडिया एट द रेट ऑफ 100 तक पहुंचने में कितने वर्षों की अवधि को दर्शाता है? ए 50 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 75 वर्ष और डी 100 वर्ष। इसका उत्तर है बी 25 वर्ष। जैसा कि बजट भाषण के दौरान और बजट में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जो भारत एट द रेट ऑफ 100 तक पहुंचने में कितने वर्षों की अवधि को दर्शाता है। तो स्पष्ट है, जैसा कि बजट में भी स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत अमृत काल में प्रवेश कर गया है। तो उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें और अमृत काल के बारे में कहा गया है भारत एट द रेट ऑफ 100 तक पहुंचने में कितने वर्षों की अवधि लेगा, तो यह निश्चित रूप से 25 वर्ष की अवधि लेगा। इस बजट के दौरान, बजट के शुरू में ही इस बात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए कितने सेक्टर्स में उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए कितने सेक्टर्स में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिया जा रहा है? ए 12 सेक्टर, बी 13 सेक्टर, सी 14 सेक्टर और डी 15 सेक्टर। उत्तर है सी 14 सेक्टर। जैसा कि बजट में स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख है कि आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टर में दिए जा रहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव
पर व्यापक रूप से अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है, जिनमें 60 लाख नए रोजगार को सृजित करने के साथ साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन करने की क्षमता है। कहने का स्पष्ट अभिप्राय यह है कि इन 14 सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव प्रोत्साहन दिया जा रहा है उसकी क्षमता क्या है, 60 लाख नए रोजगार एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की उसमें क्षमता है, और इसके साथ साथ इसके द्वारा 30 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन भी हो सकता है, इतनी कैपेसिटी है, और इसलिए इस सेक्टर को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स दिया जा रहा है इन 14 सेक्टर्स को। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने जिन 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है, इनमें से कौन उनमें शामिल नहीं है? ए, पीएम गति शक्ति, बी, समावेशी विकास, सी, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव और जलवायु कार्रवाई, डी, विनिवेश। इसका उत्तर है डी। कहने का अभिप्राय यह है कि बजट 2022-23 में वित्त मंत्री ने जिन 4 प्रायोरिटीज को हाईलाइट किया है, तो उनमें कौन कौन से वो 4 प्रायोरिटीज हैं। इस प्रश्न में 3 प्रायोरिटीज तो स्पष्ट रूप से ऑप्शंस में दिए हुए हैं, चौथी प्रायोरिटीज को नहीं दिया गया है, कुछ और दिया गया है, वो है विनिवेश। तो वो 4 प्रायोरिटीज में विनिवेश शामिल नहीं है, बल्कि जो 4 प्रायोरिटीज हैं वो ये हैं, पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता बढ़ाना एवं निवेश, उभरते अवसर, ऊर्जा के स्वरूप में बदलाव, जलवायु कार्रवाई, और चौथा जो क्षेत्र है जिसको हाईलाइट किया गया है निश्चित रूप से प्राथमिकता के रूप में, वह है निवेश का वित्त पोषण करना। जो इन्वेस्टमेंट होगा उसको, उसकी फंडिंग कैसे होगी, ये चौथा प्रायोरिटी है जिसको रेखांकित किया गया है इस बजट के माध्यम से। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा? ए, 20,000 किलोमीटर, बी, 25,000 किलोमीटर, सी, 30,000 किलोमीटर, और डी, 28,000 किलोमीटर। इसका उत्तर है बी, 25,000 किलोमीटर। बजट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, और सार्वजनिक संसाधनों के पूरक के तौर पे, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे, वित्त पोषण के अभिनव तरीकों के लिए, मतलब इनोवेटिव तरीकों के माध्यम से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे इस काम के लिए। अर्थात इसके लिए आवंटन कितना होगा? 20,000 रुपया होगा, और नेटवर्क को कितना बढ़ाना है? 25,000 किलोमीटर बढ़ाना है राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क। स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के तहत 2022-23 में कितने किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा, जो सुरक्षा और क्षमता वर्धन के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी है? ए, 5,000 किलोमीटर, बी, 4,000 किलोमीटर, सी, 3,000 किलोमीटर, और डी, 2,000 किलोमीटर। इसका उत्तर है 2,000 किलोमीटर। कहने का अभिप्राय यह है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में रेलवे के 2,000 अतिरिक्त नेटवर्क को, 2,000 किलोमीटर नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। कवच क्या है? कवच एक टेक्नोलॉजी है जो जीरो एक्सीडेंट का जो लक्ष्य है भारत का, ट्रेन एक्सीडेंट एक आम बात है भारत में, तो एक्सीडेंट शून्य हो, इस बात के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जिसका नाम है कवच, उस कवच को एक्सपेंड किया जाएगा, और कवच के अंतर्गत 2,000 किलोमीटर अतिरिक्त रेल मार्ग को इसमें कवर किया जाना है। ऐसा टारगेट इस वित्त वर्ष में फिक्स किया गया है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्ष 2022-23 में 2,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क को कवच के अंतर्गत लाया जाएगा। स्पष्ट है। नेक्स्ट, अगले 3 वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की कितने वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी? ए, 200, बी, 300, सी, 400, और डी, 500। तो सी इसका उत्तर है। 400 वंदे मातरम ट्रेनें चलाई जानी है अगले 3 वर्षों में। ऐसा लक्ष्य रखा गया है इस बजट में। अगले 3 वर्षों में बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्रियों को बेहतरीन यात्रा अनुभव दिलाने वाली नई पीढ़ी की 400 वंदे भारत ट्रेनें तैयार की जाएंगी, और इसके साथ ही मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल भी स्थापित किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रश्न एक यह भी बनता है कि कितनी गति शक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित करने का लक्ष्य
इस वर्ष के बजट में अर्थात बजट 2022-23 में रखा गया है। तो ये है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल और 400 वंदे, हालांकि वंदे भारत ट्रेनें पहले भी चलाई गई थी ट्रेन 18 के नाम से, लेकिन अब 403 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी, ऐसा टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट, वित्त मंत्री के बजट भाषण के मुताबिक आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना ECLGS के तहत किसे अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है? ए MSME, बी जल जीवन हरियाली, सी ग्रीन प्रोजेक्ट और डी सेज। इसका उत्तर है ए MSME। जैसा कि आप सबको पता है, लॉकडाउन और पैंडेमिक महामारी की वजह से इंडस्ट्री, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और खासकर MSME माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज की स्थिति खराब हो गई थी। तो उनके लिए इस बात को हाईलाइट किया गया है, कहा गया है कि जैसा कि बजट में वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना के तहत 130 लाख से भी अधिक MSME को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब शॉर्ट में समझें तो ये एक रिकवरी, आप कह सकते हैं रिकवरी प्रोजेक्ट है, अर्थात इन MSME को कैसे रिकवर करने में मदद मिले, इस संबंध में उनको जो आपातकालीन इमरजेंसी ऋण लाइन गारंटी योजना मुहैया कराए जाने का उल्लेख किया गया है इस बजट में। नेक्स्ट, हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे? जैसा कि आप सबको पता है, यह काफी प्रोमिनेंट सेंट्रल स्कीम है और इसके अंतर्गत हर घर नल से जल मुहैया कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे 3.8 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। तो उसके लिए कितने करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस बजट में? ए 60,000 करोड़, बी 50,000 करोड़, सी 70,000 करोड़ और डी 48,000 करोड़। इसका उत्तर है ए 60,000 करोड़। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा करते हुए कहा कि हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, उत्तर पूर्व की जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं और सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए कौन सी योजना चलाई जाएगी? उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल, उत्तर पूर्व विकास परियोजना, पूर्व की ओर चले, उत्तर पूर्व पहल। इसका उत्तर है उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल। इस योजना का नाम है जो इस बजट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। यह दरअसल, जैसा मैंने बजट वीडियो में बताया था, कि इस बजट का सबसे आप कह सकते हैं मेन फीचर है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी बढ़ा दिया गया है, जो इस बजट की सबसे बड़ी और खास बात है। जबकि बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने का मतलब होता है निश्चित रूप से सरकार पर अधिक बर्डन, और सरकार को हो सकता है उतनी आय अगर आने का अनुमान न हो तो सरकार को अधिक से अधिक कर्ज लेना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी चूंकि अर्थव्यवस्था पैंडेमिक से अभी अभी बाहर हुई है और बल्कि बाहर होने के प्रोसेस में है, तो अर्थव्यवस्था में गति लानी है और इसको एक्सपेंड करना है इंडियन इकोनॉमी को, और बेहतर तरीके से रिकवर भी करना है और इसको एक्सेलरेट भी करना है। इसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया गया है। तो प्रश्न यह है कि केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय के लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष 2021-22 में 5.54 लाख करोड़ रुपए है, चालू वित्त वर्ष में जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में कितने लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है? इसका ऑप्शन है ए 6.5 लाख करोड़ रुपए, बी 7.5 लाख करोड़ रुपए, सी 8.5 लाख करोड़ रुपए और डी 7 लाख करोड़ रुपए। इसका उत्तर है बी 7.5 लाख करोड़ रुपए। इस डेटा को आपको याद रखना है, चूंकि यह काफी हाईलाइटेड फीचर है इस बजट का, तो यह पूछा जा सकता है। और तुलनात्मक रूप से भी पूछा जा सकता है कि 2021-22 में अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना रहा तो 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना रखा गया है? क्या 7.5 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट,
केंद्रीय बजट 2022-23 में पूंजीगत व्यय में 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यह जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा बनता है, आप ध्यान रखें। अगर इसे 2022-23 में कैपिटल एक्सपेंडिचर को में 35.4% का इंक्रीज हुआ है और अब यह हो गया है 7.5 लाख करोड़ रुपया, तो यह जीडीपी का कितना प्रतिशत होगा? इसका उत्तर है सी, 2.9% होगा यह जीडीपी का। चार ऑप्शन है, 1.9%, 2.4%, 2.9%, 3.9%। तो जो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार है 7.5 लाख करोड़, यह कुल जीडीपी का 2.9% होगा। 22 बजट 2022-23 में सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इस बजट में इस बात की चर्चा की गई है हमारे वर्तमान वित्त मंत्री द्वारा कि सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे। तो आपको यह बताना है सरकार द्वारा सर्वप्रथम ग्रीन बॉन्ड, सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड कब जारी किया गया था? ए 2005, बी 2006, सी 2007, डी 2008। सर्वप्रथम 2007 में सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया था। आपको पता होना चाहिए सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड तो सरकार कई तरह के जारी करती है, लेकिन सोवेरेन ग्रीन बॉन्ड में खास बात यह है कि इस बॉन्ड के माध्यम से सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो उसको एब्सोल्युटली कंप्लीटली ग्रीन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, जिससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके वित्त पोषण में, उनके एक्सपेंडिचर में मदद मिले और साथ साथ क्लाइमेट एक्शन के लिए जो कार्यवाही है उसमें तेजी आए, पॉल्यूशन में कमी आए। नेक्स्ट, सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी इस बजट की एक बहुत खास बात थी जिसकी चर्चा मैंने की थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा। इसकी शुरुआत किस वर्ष से होगी? अर्थात सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो डिजिटल रुपया शुरू करने वाली है वह कब शुरू करेगी, यही प्रश्न है। ऑप्शन हैं ए 2022-23, बी 2023-24, सी 2024-25 और डी 2025-26। 25 सॉरी, यहाँ 26 होना चाहिए था। इसका उत्तर है 2022-23। कहने का मतलब है कि इसी वित्त वर्ष में आरबीआई डिजिटल रुपए की शुरुआत कर सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल से डिजिटल रुपए की शुरुआत करने का प्रस्ताव किया है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाएगा और इसकी शुरुआत 2022-23 से होगी। यहाँ पे ब्लॉकचेन एक वर्ड आप देख रहे होंगे। ब्लॉकचेन दरअसल कुछ और नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। यह एक डिजिटल लीजर है। खाता बही आपने सुना होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना खाता बही होता है, तो बल्कि घरों में भी लोग रख सकते हैं। तो जो ब्लॉकचेन है यह टेक्नोलॉजी है, डिजिटल खाता बही है, लीजर है, और इसमें एक बार अगर आप जो चीज अंकित कर देते हैं, एक बार अगर जो चीज इसमें डेटा फीड कर दिया जाता है तो आप उसमें फेरबदल नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वह जो डिजिटल मनी के ट्रांजैक्शन में या दूसरे मनी के ट्रांजैक्शन में भी काफी हेल्पफुल होगा, इस रूप में कि इससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, किसी तरह की फेरबदल या गड़बड़ी नहीं होगी। इसके अलावा इसके और बहुत सारे फायदे भी हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? ए 1 लाख करोड़, बी 2 लाख करोड़, सी 3 लाख करोड़, डी 4 लाख करोड़। उत्तर ए 1 लाख करोड़। 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में सभी निवेशों को, इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों को दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावे है। कहने का मतलब जो 1 लाख करोड़ राज्यों को दिया जाएगा, वो जो समान रूप से राज्यों को जो मिलता है केंद्र सरकार से, उसके अलावे, उसके एडिशन में ये कर्ज है जो 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण है। नेक्स्ट, श्रीमती निर्मला सीतारमण की बजट घोषणा के मुताबिक वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के कितने प्रतिशत तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी? यहाँ प्रश्न है कि वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार बजट 2022-23 में क्या कहा गया है, अर्थात राज्यों को जो उनके जीडीपी में जो फिस्कल जीडीपी, उनका जो फिस्कल डिफिसिट होता है
उनके स्टेट जीडीपी का कितना प्रतिशत मैक्सिमम रह सकता है। अर्थात केंद्र सरकार की ओर से जो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, इस राज्यों को इस बात की छूट है कि वह उनका जो फिस्कल डिफिसिट हो वो उनके जीडीपी का मैक्सिमम इतना प्रतिशत हो सकता है, लेकिन उससे अधिक न बढ़े। एक सीमा तय की गई है। तो वह क्या है? ए 5%, बी 4%, सी 3% और डी 2%। इसका उत्तर है बी 4%। श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा करते हुए कहा कि वर्ष 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें से 0.5% बिजली क्षेत्र में सुधार से संबंधित होंगे। नेक्स्ट, बजट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? ऑप्शन है 6.6%, 6.5%, 6.4% और 6.8%। तो यहाँ वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? 6.4%। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के डेटा से प्रश्न आमतौर पे बनते हैं। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का अनुमानतः 6.4% है, जो कि राजकोषीय मजबूती के उस मार्ग के अनुरूप भी है जिसकी पिछले वर्ष घोषणा की गई थी कि 2025-26 राजकोषीय घाटे को 4.5% से निचले स्तर पर लाया जाएगा। अर्थात यह टारगेट है 2025-26 तक फिस्कल डिफिसिट को 4.5% से नीचे तक लाना है और जो 2022-23 का वित्त वर्ष होगा उसमें फिस्कल डिफिसिट जीडीपी का 6.4% रहेगा, ऐसा अनुमान किया गया है। नेक्स्ट, चालू वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित वित्तीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? 6.8, 6.9, 6.4 और 6.5। तो प्रश्न में है कि चालू वित्त वर्ष 2021-22 में संशोधित वित्तीय घाटा, अर्थात बजट जब पेश किया जाता है उस समय एक अनुमान लगाया जाता है इतना घाटा होगा, फिर दूसरा एक डेटा आता है जिसको बोलते हैं संशोधित डेटा। तो यहाँ प्रश्न है कि चालू वित्त वर्ष में जो संशोधित जो वित्तीय घाटा है वो जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया। संशोधित वित्तीय घाटा का अनुमान जो किया गया है जो चालू वित्त वर्ष के लिए, वह जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका उत्तर है 6.8%। नेक्स्ट, बजट 2022-23 अतिरिक्त कर के भुगतान पर अपडेटेड रिटर्न को फाइल करने के लिए कर प्रदाताओं को एक नए प्रावधान की अनुमति देता है। यह अपडेटेड संगत निर्धारण वर्ष के अंत से कितने वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकता है? कहने का अभिप्राय यह है कि अगर आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है और या कोई मिस्टेक हुआ है या आप इनकम टैक्स पे नहीं कर पाए हैं, तो आपको यह मौका दिया जा रहा है इस बजट के माध्यम से। इस बजट में इस बात की घोषणा हुई है कि आप चाहें तो जिस वर्ष के लिए आप चाहते हैं जो आपका मिस हुआ है इनकम टैक्स रिटर्न देना, तो उस वर्ष के लिए आपको अगला 2 वर्ष दिया जाता है कि आप उस 2 वर्षों में आप अपना इनकम टैक्स फाइल करके आप अपनी गलती को सुधार लें। तो यह जो मौका दिया गया वो कितने वर्षों का है? 2 वर्षों का, बी, अर्थात इस 2 वर्ष के अंतराल में आप यह काम कर सकते हैं। प्रत्यक्ष कर के बारे में यह बजट करदाताओं को त्रुटियों में सुधार के लिए 2 वर्ष के भीतर अपडेट की हुई आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। यह दिव्यांजनों के लिए भी, मतलब फिजिकली डिसेबल्ड के लिए भी कर राहत प्रदान करता है। यह बजट सहकारी समितियों के लिए भी वैकल्पिक न्यूनतम कर दर और अधिभार में भी कमी लाने का प्रस्ताव करता है। नेक्स्ट, केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस टियर 1 में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% का योगदान करती है। बजट 2022-23 के मुताबिक राज्य अपने कर्मचारियों के वेतन में कितने प्रतिशत का योगदान करेगी? ए 10%, बी 11%, सी 12% और डी 14%। इसका उत्तर है डी 14%। बजट में केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों के प्रति समान व्यवहार करने के लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी एनपीएस खाते में नियोक्ता के योगदान पर, नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉई है, जो एम्प्लॉयर है, जो रिक्रूटमेंट करता है, जो नौकरी देता है, नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव किया गया है। नेक्स्ट,
वर्चुअल डिजिटल एसेट के ट्रांसफर से होने वाली किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगाया जाएगा। इस बजट में डिजिटल एसेट के ट्रांसफर पर से जो होने वाली आय है, इनकम है, उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा। उसकी दर कितनी है यह पूछा गया है, तो वह दर रहेगी 30%। यह भी काफी चर्चा में है। जैसे वर्चुअल डिजिटल एसेट, ऐसे तो डिजिटल करेंसी लॉन्च होने ही वाली है, लेकिन वर्चुअल डिजिटल एसेट का ट्रांसफर भी कॉमन बात हो जाएगी। तो वैसे में अगर उससे आपको इनकम होता है तो उस इनकम पर आपके उस इनकम पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। नेक्स्ट, 52,000 करोड़ रुपए, बी 50,000 करोड़ रुपए, सी 48,000 करोड़ रुपए और डी 45,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है 48,000 करोड़ रुपए। एक डिजिट यहाँ पे अधिक लिखा गया है, सॉरी, ये 48,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। एक शून्य गलती से ज्यादा हो गया है, मैं इसके लिए क्षमा चाहूंगा। वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 80 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यहाँ जो डेटा है यह सही है, आप इसको ध्यान में रखें। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी, यह प्रश्न रिपीट किया गया है, थोड़ा इसमें ऐड है, एडिशन है, इसलिए बजट 2022-23 में वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी क्रिप्टो करेंसी और एनएफटी नॉन फंजिबल टैक्स, नॉन फंजिबल आइटम या इस तरह का कुछ टर्म है, से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया गया है। 30%। इसकी मैंने चर्चा की थी। एनएफटी ये वहां उस प्रश्न में मिस हो गया था। नेक्स्ट, डिफेंस सेक्टर में कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित रहेगा। 66%, 67%, 68%, 70%। इसका उत्तर है 68%। डिफेंस सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित रहेगा। अर्थात यह जो 68% है, यह 68% क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर जितना किया जाना है, उसमें डिफेंस पर जितना खर्च किया जाएगा, उस खर्च में भारतीय कंपनियों को प्रिविलेज दी जाएगी, अर्थात उनको इस बात का मौका दिया जाएगा। और 68% जो खर्च होगा डिफेंस सेक्टर में, वो किसके हिस्से जाएगा, तो डोमेस्टिक कंपनीज, भारतीय कंपनियों, इंडिजिनस कंपनीज के लिए सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट, बजट घोषणा के मुताबिक 5G के लिए स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया जाएगा। यह किस वर्ष किया जाएगा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन किस वर्ष किया जाएगा। ए 2022, बी 2023, सी 2024 और डी 2025। इसे 2022 में यह ऑक्शन किया जाना है। क्या 5G स्पेक्ट्रम के लिए जो ऑक्शन होगा वर्ष 2022 में यह किया जाना है। इसकी घोषणा इसी बजट में की गई है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में घोषित पर्वतमाला योजना का उद्देश्य क्या है। ए पर्वतों का विकास, बी पर्वतीय राज्यों को अतिरिक्त अनुदान, सी उत्तर पूर्व एवं कुछ अन्य पर्वतीय राज्यों में परिवहन एवं कनेक्टिविटी का विकास, डी जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों का विकास। सी उत्तर पूर्व एवं कुछ अन्य पर्वतीय राज्यों में परिवहन एवं कनेक्टिविटी का विकास ही इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2022-23 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस पर्वतमाला परियोजना का ऐलान किया है, वह पहाड़ी राज्यों में गेम चेंजर साबित हो सकती है, टर्निंग पॉइंट। अपने बजट भाषण में सीतारमण ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में आगामी वित्त वर्ष में 60 किलोमीटर लंबाई के 8 रोपवे बनाए जाएंगे। कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्रों में या हिली जो स्टेट्स हैं, वहाँ कनेक्टिविटी को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहाँ पे आप कह सकते हैं जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए यह कोशिश की गई है, और पर्वतमाला परियोजना उसी से संबंधित है, यह ध्यान रखना है। बजट 2022-23 किस नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की गई है। बजट 2022-23 में किस नदी के किनारे नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा की है। यमुना नदी, बी कोसी नदी, सी गोदावरी नदी और डी गंगा नदी। इसका उत्तर है डी गंगा नदी। गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर के स्ट्रेच में केमिकल फ्री फार्मिंग की घोषणा इस बजट में की गई है। नेक्स्ट,
वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार का अनुमानित व्यय 39,44,909 करोड़ है। यह वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है? अर्थात 2022-23 के बजट में जो अनुमानित व्यय है वह इतना है, तो वह 2021-22 के वित्त वर्ष का जो संशोधित एक्सपेंडिचर है उससे कितना प्रतिशत अधिक है। अर्थात 2021-22 के बजट में भी व्यय का, परिव्यय का, एक्सपेंडिचर का एक अनुमान किया गया था, बाद में उसका संशोधन हुआ, तो निश्चित रूप से संशोधन के बाद व्यय बढ़ जाता है। तो जो वित्त वर्ष 2022-23 में जो व्यय है वह 2021-22 के संशोधित व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है। जाहिर सी बात है, खर्च में तो वृद्धि होती ही है, तो 2021-22 के संशोधित व्यय का जो आंकड़ा है उससे 2022-23 में जो अनुमानित व्यय है, अर्थात जिस व्यय का अनुमान किया गया है, वह पिछले वित्त वर्ष अर्थात जो अभी चालू वित्त वर्ष बेसिकली आप कह सकते हैं इसको, उससे कितना परसेंट अधिक है? 4.6, 4.4, 6.4 और 4.6। इसका उत्तर है डी, 4.6% अधिक है। अर्थात चालू वित्त वर्ष में जो संशोधित व्यय है उससे 4.6% अधिक है वित्त वर्ष 2022-23 का अनुमानित व्यय। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार की अनुमानित आय 22,83,713 करोड़ रुपए है। यह पिछले वित्त वर्ष अर्थात 2021-22 के संशोधित अनुमानित आय से कितना प्रतिशत अधिक है? ए 4.8%, बी 4.6%, सी 6.8% और डी 4.4%। यह है 4.8%। इस प्रश्न का स्पष्ट मतलब है कि जो अनुमानित आय 2021-22 में है, संशोधित अनुमान जो 2021-22 के लिए है कि इतनी आय इस वित्त वर्ष में होनी है, और इसी प्रकार का अनुमान इस वित्त वर्ष 2021-22-23 में भी लगाया गया है। तो यहाँ प्रश्न ये है कि जो 2022-23 में जो अनुमानित आय है वह 2021-22 के संशोधित अनुमानित आय से कितना प्रतिशत अधिक है? तो इसका उत्तर है ए 4.8%। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट कितना अनुमानित है? ए 11.1%, बी 11.2%, सी 12.1% और डी 12.2%। इसका उत्तर है ए 11.1%। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे प्रश्न में नॉमिनल जीडीपी की बात की जा रही है, जीडीपी जनरल नॉर्मल जीडीपी की बात नहीं की जा रही है। और जब नॉमिनल जीडीपी की बात हम करते हैं तो जो जनरल जीडीपी होता है उसमें हम इन्फ्लेशन को, रियल ग्रोथ रेट में इन्फ्लेशन को जोड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है, तो जाहिर सी बात है यह जनरल जो ग्रोथ रेट है या जीडीपी है उससे अधिक हो जाएगा नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस राइज, तो उस रेट पर अर्थात बढ़ी हुई कीमत पर अगर जीडीपी निकाला जाए तो बहुत नेचुरल बात है, तो जो नॉर्मल जीडीपी निकालने का तरीका है उसमें उससे यह नॉमिनल जीडीपी अधिक होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ग्रोथ रेट अनुमानित कितना हो जाता है 2022-23 के लिए 11.1%। इसको आपको ध्यान में रखना है। The nominal GDP is estimated to grow at a rate of 11.1% in 2022-23। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में एमएसएमई के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम एमएसएमई के लिए तो चालू था ही, इसकी स्थिति को देखते हुए और पैंडेमिक के प्रभाव को देखते हुए इसके पीरियड को बढ़ा दिया गया है। तो यह कब तक के लिए बढ़ाया गया है? ए मार्च 2022, बी मार्च 2023, सी मार्च 2024 और डी मार्च 2025। यहाँ 24 है, सॉरी 25 होना था। उत्तर इसका होगा बी मार्च 2023। अर्थात इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। और यह स्कीम किसके लिए? एमएसएमई के लिए। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम विल बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023 and its guarantee cover will be expanded by rupees 50,000 crore to total cover of 5 lakh crore rupees। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में प्रस्तावित देश DESH का अभिप्राय है। एक, द डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, द डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड,
द डिजिटल इन्हांसमेंट फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड, और डी ड्यूअल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। इसका उत्तर है द डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। देश का फुल फॉर्म यही है और इसकी चर्चा बजट 2022-23 में की गई है। यह है क्या, जरा इसको देख लें। द डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टैक ई पोर्टल, यह एक प्रकार का ई पोर्टल है, इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, विल बी लॉन्च्ड। इस बजट में इस बात का की घोषणा की गई है कि यह पोर्टल लॉन्च किया जाएगा देश नाम से। द पोर्टल विल हेल्प सिटीजन्स लर्न स्किल्स, एक्वायर क्रेडेंशियल्स एंड असिस्ट इन फाइंडिंग रिलेवेंट जॉब्स। अर्थात कौशल विकास संबंधी विश्वसनीयता और साथ साथ उससे संबंधित नौकरी प्राप्त करने में यह पोर्टल जिसका नाम है देश, जिसको लॉन्च किया गया इस बजट में, यह सहायक होगा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट कितना रखा गया है? ए 64,000 करोड़ रुपए, बी 65,000 करोड़ रुपए, सी 66,000 करोड़ रुपए और डी 78,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है बी 65,000 करोड़ रुपए। अब इसमें क्या है, दिस इन्वेस्टमेंट इज द गवर्नमेंट सेलिंग इट्स स्टेक्स इन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। कहने का अभिप्राय यह है कि विनिवेश का मतलब है कि सरकार जो सरकारी उपक्रम है उसके कुछ परसेंटेज, मतलब उसके कुछ परसेंटेज शेयर बेचती है, विनिवेश करती है और उस पैसे का इस्तेमाल करती है दूसरे अन्य कार्यों में, जैसे सोशल सेक्टर हो गया। तो हर साल के बजट में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट संबंधी एक टारगेट फिक्स करती है कि मुझे इस साल विनिवेश के माध्यम से पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो घाटे में चल रहे हैं तो उनको एक्सलेट किया जाए, बेहतर किया जाए, तो उनके कुछ शेयर्स को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है और उससे जो होने वाली आय है उसका इस्तेमाल करती है सही काम में। तो प्रत्येक बजट में उसका टारगेट फिक्स किया जाता है। तो 2022-23 में यह टारगेट रखा गया है कितना, 65,000 करोड़ रुपए। और 2021-22 में द गवर्नमेंट इज एस्टिमेटेड टू मीट 45% ऑफ इट्स डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट। वो क्या था, 78,000 करोड़ अगेंस्ट टारगेट ऑफ रुपीज 1,75,000 करोड़। द डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट फॉर 2022-23 इज 65,000 करोड़। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि वित्त वर्ष 2021-22 में जो 31 मार्च को अब समाप्त होगी, इसलिए इसको चालू वित्त वर्ष कहेंगे, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट अर्थात विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था 1,75,000 करोड़, लेकिन वास्तव में सरकार सिर्फ इसका 45% ही पा सकी, अर्थात सिर्फ 78,000 करोड़ रुपए विनिवेश से सरकार को प्राप्त हुआ है। और यही कारण है कि इस वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 में विनिवेश लक्ष्य को रखा गया है कितना, पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कम रखा गया है, जो क्या है 65,000 करोड़ मात्र है। बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। वित्त वर्ष 2022-23 में अप्रत्यक्ष कर से अनुमानित कुल आय में कितना प्रतिशत स्टेट जीएसटी से आने का अनुमान है? आपको पता है कि जीएसटी में स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी दोनों होता है। तो 2022-23 वित्त वर्ष में अप्रत्यक्ष कर से अनुमानित कुल आय में स्टेट जीएसटी से कितना परसेंट आने का अनुमान है? सेंट्रल का कितना अनुमान मैं आपको बता दूं, 85%। तो जाहिर सी बात है स्पष्ट उत्तर मिलता है कितना, 15%। आइए देखते हैं क्या है। आउट ऑफ द टोटल टैक्स कलेक्शंस अंडर जीएसटी 85% is expected to come from central GST and 15% from the GST compensation cess। कहने का मतलब कि इसका उत्तर है 15% जो स्टेट जीएसटी से आने का अनुमान है। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में अनुमानित ब्याज दे इंटरेस्ट पेमेंट 9,40,665 करोड़ है। अर्थात इंटरेस्ट पेमेंट है जो जिसके बारे में अनुमान लगाया गया इस बजट में, वह इतना है 9,40,665 करोड़। यह केंद्र सरकार के कुल खर्च का कितना प्रतिशत होगा? ए 23.8%। अर्थात सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, कुल खर्च है, उसका 23.8% सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा। अर्थात सरकार जो कर्ज लेती है उसके ब्याज चुकाने में इतने रुपए जाने हैं, जो कुल खर्च का कितना 23.8% होगा। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2022-23 में किस मंत्रालय के लिए सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। सी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए सबसे अधिक एलोकेशन हुआ है वित्त वर्ष 2022-23 में। एक्सप्लेनेशन, द मिनिस्ट्रीज
with the 13 highest allocations account for 53% of the estimated total expenditure in 2022-23. Of this, the Ministry of Defense has the highest allocation in 2022-23 at rupees 5,25,166 crore. It accounts for 13.3% of the total budgeted expenditure of the central government. बजट में जितना टोटल एक्सपेंडिचर है उसका 13.3% यह होगा। अकेला किस पर खर्च किया जाना है? यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पे। यही वह मंत्रालय है जिस पे सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है और बजट में जो कुल खर्च है वह कितना उसका कितना परसेंट यह होगा? 13.3% होगा। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में सब्सिडी पर अनुमानित खर्च में इनमें से किस पर सबसे अधिक धन आवंटित किया जाएगा? फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी, अदर सब्सिडीज। बी, इसका उत्तर बी है, फूड सब्सिडी पर सबसे अधिक खर्च किया जाना है। एलोकेशन टू फूड सब्सिडी एस्टिमेटेड एट रुपीज 2,06,831 करोड़ इन 2022-23, 27.8% डिक्रीज ओवर द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 2021-22। कहने का मतलब 2021-22 में जो सब्सिडी पे जो खर्च अनुमानित था उसमें कमी की गई है और 2022-23 में सब्सिडी पर जो अनुमानित खर्च है वह 2021-22 के मुकाबले कम है। और लेकिन जो भी हो, सबसे अधिक खर्च किस सब्सिडी पर किया जाना है? तो वह है फूड सब्सिडी पे। हालांकि 2021-22 के मुकाबले यह खर्च कम है, आपको यह भी ध्यान देना है। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार की किस योजना पर सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है? मनरेगा, पीएम किसान, जल जीवन मिशन और नेशनल हेल्थ मिशन। इसका उत्तर है ए, मनरेगा, एमजी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। मनरेगा पर सबसे अधिक धन इस बजट में आवंटित किया जाना है। स्पष्ट रूप से डेटा के माध्यम से आप इसे देख पाएंगे। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हैज द हाईएस्ट एलोकेशन इन 2022-23 at rupees 73,000 crore. This is a decrease of 25.5% over the revised estimate of 2021-22। हालांकि 2021-22 में जितना खर्च अनुमानित है इस स्कीम पर उसके मुकाबले इस वित्त वर्ष में 2022-23 में यह खर्च कम है। लेकिन जो भी हो, इस बजट में 2022-23 में वित्त वर्ष के दौरान मनरेगा अर्थात महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम पर सबसे अधिक धन आवंटित किया गया है। नेक्स्ट, बजट घोषणा के मुताबिक वित्त वर्ष के संबंध में इनमें से कौन सही है? फिस्कल डिफिसिट 6.4%, रेवेन्यू डिफिसिट 3.8%, प्राइमरी डिफिसिट 2.8%, डी ऑल 3। ये तीनों डेटा सही है। यह जानबूझकर इस तरह से दिया गया है ताकि आपको याद रखने में आसानी हो। तो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जो फिस्कल डिफिसिट होगा वो कितना अनुमानित है? 6.4%। रेवेन्यू डिफिसिट कितना अनुमानित है? 3.8%। और प्राइमरी डिफिसिट अनुमानित है 2.8%। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन स्कीम पर कितना धन आवंटित किया जाना है? 73,000 करोड़ रुपए, 68,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए और 14,000 करोड़ रुपए। इसका उत्तर है सी, 60,000 करोड़ रुपए। बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन पर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। नेक्स्ट, बजट 2022-23 में केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान स्कीम पर कितना धन आवंटित किया जाना है? ए, 68,000 करोड़ रुपए, बी, 48,000 करोड़ रुपए, सी, 39,000 करोड़ रुपीज और डी, 37,000 करोड़ रुपए। तो इसका उत्तर है ए, 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने हैं। किस पर? पीएम किसान स्कीम। किस बजट में? बजट 2022-23 में पीएम किसान स्कीम पर 68,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस तरह से वर्तमान बजट 2022-23 के 50 प्रश्न थे और इसमें कहीं कहीं कुछ त्रुटियां हैं जिसको मैंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है और मैं इसके लिए क्षमा भी चाहूंगा। यह मेरा पहला प्रयास था बजट के संबंध में। उम्मीद है आपके लिए सुविधाजनक होगा और लाभान्वित होंगे आप। अगर आपको कोई त्रुटि नजर आए तो निश्चित रूप से आप मुझे कंप्लेन करें और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।